नमस्कार दोस्तों, 16 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे रिटेल इन्फ्लेशन से रिलेटेड। टोटल 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की बात की थी और अब यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा आ गया है, तो इसकी बात भी करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हार्डली द इंडिया चाइना सेंचुरी डेन इनविजेंट। डेन मतलब डेन जियोपांग की यहाँ पे बात हो रही है। डेन जाओपिंग एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने चाइना को यहाँ पे बना दिया। तो जब चाइना के ये डेन जाओपिंग हमारे राजीव गांधी जी के साथ मिले थे, तब उन्होंने बोला था कि ये जो 21वीं शताब्दी होगी ना, ये 21वीं शताब्दी इंडिया चाइना दोनों की होगी। बट एक्चुअली में अब जो चाइना के लीडर्स हैं वो कुछ इस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं कि जो 21वीं शताब्दी वो केवल चाइना की होने वाली है, इंडिया का उसमें कोई भी रोल नहीं है। किस प्रकार से इंडिया को ह्यूमिलिएट किया गया चाइना के द्वारा, इन पॉइंट्स को यहाँ पे बताया गया है। शशि थरूर साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, तो कुछ हद तक यहाँ पे मोदी जी की बुराइयां भी की गई हैं। नो डाउट एलएसी पे हमको सेटबैक मिला है, तो हल्का फुल्का उसका रिवीजन भी देखेंगे। तो ओवरऑल इंडिया चाइना के रिलेशंस के रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल है, इसके बारे में बात करेंगे। एक आर्टिकल इसी पेज पे है, तमिलनाडु केस अगेंस्ट नीट। अभी नीट के रिस्पेक्ट में इस आर्टिकल में जितना कुछ लिखा है वो इस आर्टिकल में भी कवर हो जाता है। तमिलनाडु अनएंडिंग डिलेमा विद नीट, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिख रखा है जस्टिस के चंद्रू साहब ने। ये आपके रिटायर्ड जस्टिस है मद्रास हाई कोर्ट के। इसके रिस्पेक्ट में 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे। यह लेफ्ट में वो वीडियो आप देख सकते हो, एंटी नीट बिल बाय तमिलनाडु। पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज तमिलनाडु से निकल के आ रही है। लगभग 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट के एग्जाम, एक ने तो नीट के एग्जाम से पहले और बाद में कुछ बच्चों ने नीट के एग्जाम के बाद यहाँ पे सुसाइड कर लिया है। तो जब संडे को एग्जाम हुआ, उसके जस्ट अगले ही दिन यहाँ पे तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटी नीट बिल लेके आया गया। तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत डिटेल में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई, कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। नीट का एग्जाम है, इसकी ओवरऑल एग्जिस्टेंस स्टैट्यूटरी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। तमिलनाडु किस हद तक यहाँ पे नियम कानून बना सकता है, तमिलनाडु का लॉजिक कितना अच्छा है, नीट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। इसको देखेंगे और मैंने आपको बताया भी था कि नीट से रिलेटेड एडिटोरियल्स आएंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल्स, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है अनीता करवाल साहब ने, सेक्रेटरी हैं, और रजनीश कुमार साहब ये डायरेक्टर हैं ऑफ द डिपार्टमेंट इन स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप कह सकते हैं दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, बट फिर भी ये एक मॉडल यहाँ पे पेश कर रहे हैं। सरकार की तारीफ नहीं हो रही है, यहाँ पे मॉडल पेश किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्कूल्स कैसे होंगे। 4 तरीके के आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे स्कूल के बताए गए हैं, जब आगे आने वाले समय में जो भी स्कूल बनेंगे उनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक होने वाले। और एक आर्टिकल शरिया लॉ से रिलेटेड है कि तालिबान किस प्रकार से शरिया लॉ करेगा, वुमेन के राइट्स को रोकेगा, इसके बारे में एक इंटेलेक्चुअल थॉट दे रखा है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब इससे रिलेटेड काफी बातचीत हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो टोटल 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, वही आज के यूनिक आर्टिकल्स हैं। उससे पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया है। तो शनाया सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, सुनील के 96 ने हमको ज्वाइन किया है, फिर निशा श्री ने हमको ज्वाइन किया है, स्पेक्ट्रम ने हमको ज्वाइन किया है, गौरव पांडे ने हमको ज्वाइन किया है, आयुषी रमोला ने हमको ज्वाइन किया है। आयुषी रमोला का 3rd मंथ एज अ मेंबर, तो वेलकम बैक आयुषी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। गौरव पांडे, स्पेक्ट्रम, निशा श्री, देन सुनील के 96 एंड शनाया सिंह, थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग। आपके ज्वाइन करने से काफी मदद मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में ज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए बिजनेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और कोई भी पेड कोर्स यहाँ पे चल नहीं रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। रमेश सिंह खत्म हो चुकी है, आपकी लक्ष्मीकांत खत्म हो चुकी है, मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो चुका है, सतीश चंद्रा में टेकअप कर रहा हूँ, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी की बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक्स खत्म हो चुकी हैं, बहुत सी कर रहा हूँ। तो इन दैट केस इफ़ यू वांट टू हेल्प यू कैन ज्वाइन द चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर्स की, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन है वो दे देता हूँ। कभी कभी द हिंदू और जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं वो लेट हो जाता हूँ, तो उनके लिंक्स भी वहाँ पे अपडेट करता हूँ, और दोनों की पीडीएफ तो डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे मिलती है। तो पहला आर्टिकल, हार्डली द इंडिया चाइना सेंचुरी डेन एंड वाइजेंट, फ्रॉम द करंट चाइनीज लीडरशिप द 21st सेंचुरी इज डेस्टिन्ड टू बी चाइनाज अलोन। इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी हैं, उनको मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा। लगभग आप कह सकते हो कि 15 महीने बीत चुके हैं जो क्लैशेस हुए थे चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के बीच में गलवान वैली में, ठीक है। और अब यहाँ पे रिलेशंस
इंडिया चाइना के बिल्कुल डाउन चल रहे हैं और चाइना बिल्कुल आंख बंद करके पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान वैसे ही बहुत हद तक एंटी इंडिया है। ये आपको गलवान वैली का आप कह सकते हैं एक लेआउट नजर आ रहा है। ये श्योक नदी बह रही है, इधर से गलवान नदी आ रही है। यहां कब कहीं पे आपकी एलएसी निकलती थी, इस एलएसी के पास झड़प हुई थी गलवान क्लैश में, जहां पे कर्नल संतोष बाबू और उनके जो साथी थे वो शहीद हो गए देश के लिए लड़ते लड़ते। और यहाँ पे अभी के लिए सीज फायर हो चुका है, यहाँ पे अभी के लिए ओवरऑल जो बाउंड्रीज हैं तय की जा चुकी हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बोलना है कि एलएसी थोड़ा चाइना के फेवर में शिफ्ट हो गई, थोड़ा और आगे आ गए हैं चाइनीज का माना कि पूरी की पूरी गलवान वैली पे कब्जा कर लें। इस समय पे एग्जैक्टली इंडियन फोर्सेस कौन से पॉइंट पे स्टेशन है इसके बारे में देखिए ज्यादा जानकारी है नहीं, बट इसको लेके कंट्रोवर्सी काफी उठी है। ओके, अब अगर बात की जाए इंडिया चाइना के रिलेशंस की, तो हम लोग इंडिया जो चाइना के कंटेक्स्ट में ना काफी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में। पहली बात तो अक्साई चीन का पूरा इलाका चाइना ने कब्जा रखा है। हमने भाई आगे आने वाले समय में चाइना के लिए वन चाइना पॉलिसी को मान लिया, तिब्बत सेक्शनिज्म को हमने खुल के सपोर्ट नहीं किया। कुल मिला के इंडिया ने चाइना के प्रति इतनी दोस्ती इसलिए दिखाई है क्योंकि हम उनके साथ नाराजगी नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं कि जो $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है वो बना रहे, और बहुत सारे की इंपोर्ट्स के लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और चाइना इस बात को जानता है। तो इसके चलते हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको हम लेके नहीं आ पा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो क्लैशेस हैं इसको हम पुश बैक नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। हम चाइना में ज्यादा एक्सपोर्ट करते नहीं है, ज्यादातर जो हमारा इंपोर्ट है वो चाइना से आता है। और ओवरऑल अगर आप चाइना के एक्सपोर्ट्स की बात करो तो 3% ऑफ देयर प्रोडक्ट इज एक्सपोर्टेड टू इंडिया। तो हम अगर अपने उनके एक्सपोर्ट्स बंद भी कर देते हैं अपने यहाँ पे तो भी उन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि आप कह सकते हो कि ये इंडियन सरकारों की गलती रही, केवल अभी की सरकार की बात नहीं हो रही है। ओवरऑल जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से कहीं ना कहीं ये जो चाइना के साथ हमारी अप्रोच रही है काफी गड़बड़ रही है। 2020 गलवान वैली के इंसिडेंट से पहले जितने भी सरकार रही हैं कहीं ना कहीं उनकी चाइना के प्रति बड़ी ही मॉडरेट अप्रोच रही है। यहाँ पे अब भले ही शशि थरूर नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम का समिट हुआ, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इंडिया में आए, बहुत अच्छी तरीके से उनको यहाँ पे ट्रीट किया गया, 70th एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मार्क किया गया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन उसके बाद चाइना ने ऐसा कर दिया। इनफैक्ट आप देखोगे कि मोदी जी के आने के बाद चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया के अंदर प्रमोट भी किया गया। चाइना ने पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, पावर जनरेशन, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। $26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई चाइना की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। ओके, और इंडिया चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली भी डील करता है, किसमें? ब्रिक्स में, रशिया इंडिया चाइना समिट में। चाइनीज लेड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट भी कहा जाता है, यहाँ पे भी हम लोग इंगेज करते हैं। अब इससे पहले भी चाइना के साथ कुछ ना कुछ लफड़े चलते ही रहते थे, माइनर लेवल पे मिलिट्री इनकर्जन्स होते ही रहते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ा हो गया है। इस बार एलएसी पे आप कह सकते हो कि लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी में चाइना घुस के बैठ गया है। एक्चुअली पूरी की पूरी टेरिटरी चाइना की नहीं थी, कुछ ऐसा था कि यहां तक इंडियन फोर्सेज हैं और यहां तक चाइनीज फोर्सेज हैं। मैं इस पर्टिकुलर फिगर की बात नहीं कर रहा हूं, आपको अलग समझा रहा हूं। मान लो ये इसके पीछे इंडियन फोर्सेज और ये इसके पीछे चाइनीज फोर्सेज, तो ये बीच में नो मैन जोन था। इस नो मैन जोन में चाइना वाले घुस गए और पूरा का पूरा नो मैन जोन अपना लिया, कब्जा लिया, और इंडिया के लिए अब इफेक्टिवली एलएसी ये कर दी। तो इस बात से इंडिया वाले नाराज हैं कि ये नो मैन जोन बना रहने दो, आप पीछे हटो। वो पीछे हट नहीं रहे। तो यहाँ पे शशि थरूर साहब का ये बोलना है कि जब भी ये माइनर स्कफल होता है ना, तो चाइनीज की पोजीशन हमेशा बेटर होती है और थोड़ा बहुत इलाका वो इंडिया का कब्जा ही लेते हैं। लेकिन इसके लिए अभी केवल प्रेजेंट की सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए वो हर सरकार रिस्पॉन्सिबल है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में राज कर रही है। क्योंकि हमने अपने चाइना के साथ जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसको बहुत इग्नोर किया है। ये अलग बात है कि जब ये गलवान क्लैश हुआ और जब चाइना का इंक्रोचमेंट हुआ, उसके बाद हमने अपने साइड वाले लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बिल्डअप किया और अब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। लेकिन अब हालात काफी खराब हो चुके हैं। चाइना अपनी क्लेम लाइन से काफी आगे आ चुका है। गलवान वैली में इंकर्जन हुआ है और जो सबसे ज्यादा की स्ट्रेटेजिक इलाका है वो है देपसांग प्लेन। वो मैं आपको बता ही चुका हूं पहले की बहुत सारी वीडियोस में बना के। तो कुल मिला के अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चल रहा है, इट इज वेरी मच इन फेवर ऑफ चाइना। चाइना अपनी इकोनॉमिक लेवरेज का यहाँ पे बहुत हद तक फायदा उठा रहा है। चाइना को मालूम है कि इंडिया बहुत सारे मतलब मेजरली इकोनॉमिक सैंक्शंस चाइना के ऊपर लगा नहीं सकता, चाइना के इंपोर्ट्स बंद नहीं कर सकता। अगर हमने अपने चाइना के इंपोर्ट्स बंद किए, हमें खुद परेशानी होगी। जब चाइना से इंपोर्ट्स बंद किए गए थे और हमारे कस्टम्स में, हमारे पोर्ट्स पे चाइना का इंपोर्ट का माल पड़ा हुआ था, तो मारुति सुजुकी और बड़े बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स
ये बोलने लगे थे कि हमारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, हम अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे अगर चाइना से सामान आना बंद हो गया, वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे उठने लगी थी। फिर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक फोटो भी दिखाई गई है जहाँ पे डेन जाओपिंग प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ हाथ मिला रहे हैं। अब ये फोटो न्यूज़पेपर में आप देख लीजिए, वहां पे क्या बताया गया है। डेन जाओपिंग ने राजीव गांधी से बोला कि भाई ये जो 21वीं शताब्दी है ना, ये इंडिया चाइना दोनों की होने वाली है, लेकिन अब शायद चाइनीज लीडरशिप को ऐसा लगता नहीं है। तो अब इंडिया के पास टैक्टिकल ऑप्शंस क्या क्या है। इंडिया ने LAC पे अपने मिलिट्री एसेट्स को मोबिलाइज कर दिया, हमने अपनी एयरफोर्स को बहुत तेजी से वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मीन्स से हम लोग यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मिलिट्री मीन्स को हमने यहाँ पे प्रेफर नहीं किया है, क्योंकि शायद चाइना चाहता था कि एक स्मॉल स्केल वॉर हो जाए और चाइना इंडिया को डिसिसिवली डिफीट कर दे और इंडिया पूरी दुनिया भर में ह्यूमिलिएट हो जाए, लेकिन इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरऑल अवॉइड किया है। इंडिया ने दूसरे तरीकों से जवाब देने की कोशिश की है, जैसे डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए हैं, हमने काला टॉप की पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया, ओवरऑल चाइनीज ऐप्स को अपने यहाँ पे बैन कर दिया। हुआई और ZTE जैसी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में अब 5G नेटवर्क्स को स्थापित नहीं कर सकती। चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स थे रेलवेज, मोटरवेज, पब्लिक सेक्टर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, टेलीकॉम्स में, इनको अभी के लिए बंद कर दिया गया है। तो चाइना का नुकसान हुआ है, बट चाइना को ये नुकसान कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है, तभी तो वो अपने इनकर्जन्स को हटा नहीं रहे हैं। बहुत सारे और हम लोग फील्ड्स में चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे फार्मास्यूटिकल इम्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, ठीक है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसकी हमारी दवाइयां बनती हैं, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स, माइक्रोचिप्स, ये सब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को चाइना से जरूरत पड़ता है। और ओवरऑल दिल्ली को ये लगता है कि अगर ये इंपोर्ट्स बंद हो गए, इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री ही बोलती है, इंडिया इंक ही ये बोलता है, इंडिया इनकॉर्पोरेटेड जो हमारी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं वही ये बोलते हैं कि अगर चाइना के इंपोर्ट्स बंद हुए तो ओवरऑल इंडिया को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कुल मिला के इंडिया की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मतलब ऑन द इंपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम चाइना, क्योंकि अगर इंडिया को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना है तो जो सामान हम इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें की इनपुट्स चाइना से आते हैं। तो अगर ये की इनपुट्स आने बंद हो गए तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी बंद हो जाएंगे। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, ये सब हमारे पास चाइना से आ रहा है। और अगर हम चाइना से इंपोर्ट बंद करते हैं तो इट विल हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। और वैसे भी कोविड-19 के चलते हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही, GDP नीचे जा रही है, तो चाइना ने इस बात का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है। उनकी प्लानिंग बहुत पहले से थी, उनको पता है कि इंडियन इकोनॉमी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उन्होंने ऐसे समय पे हमको मारा जिस समय पे हमको सबसे ज़्यादा लगे। तो ट्रेड के रास्ते, इकोनॉमी के रास्ते तो हम चाइना को रिटेलिएट कर नहीं सकते। और हमारे देश के भी तो लोग माशाअल्लाह यार, गलवान वैली में हमारे जवान शहीद हो रहे थे और हमारे देश के लोग चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन आज भी धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। लोगों को अपनी एंटरटेनमेंट से मतलब, इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। थोड़े दिन तक नेशनलिज्म दिखता है, फिर सस्ते सस्ते फ़ोन खरीदना शुरू कर देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भाई इंडिया के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं। तो इंडिया के पास केवल 2 ऑप्शंस बचते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि भाई चाइना के सेकंड फिडल की तरह प्ले करो, जो कुछ भी चाइना कह रहा है उसको मानते जाओ, ओवरऑल चाइना की सारी बातें मानो, ठीक है ना, और अपने आप को चाइनीज एम्बिशंस के अगेंस्ट डिस्प्ले मत करो, पोर्ट्रे मत करो, अपने आप को चाइना के सबसर्विएंट मान लो। अब ये जो पहला ऑप्शन है वो ऑब्वियस सी बात है किसी भी डेमोक्रेसी में एक्सेप्ट नहीं होगा। जो भी सरकार इस प्रकार के ऑप्शंस को आगे लेके आएगी उसको वोटर्स हटा देंगे, ये लोगों के ऑनर के अगेंस्ट जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को उस कोalition के साथ अलाइन कर लो जो कि एंटी चाइना है, और इंडिया वही कर रहा है इस समय पे। इंडिया के पास मजबूरी हो गई है वेस्ट के साथ अलाइन होना, क्योंकि जिस प्रकार का आप कह सकते हो सीवियरिटी चाइना ने अपनी अप्रोच में दिखाई है ना, वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी मच सीवियर। इसीलिए मैंने कल आपको एक वीडियो बना के बताया था कि ये जो एयर बेसिस मांग रहा है ना अमेरिका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ये बहुत फेवर में काम कर सकते हैं इंडिया के। बहुत लंबे समय से हमारी पॉलिसी ये रही है कि फॉरेन फोर्सेस, खासकर यूएस फोर्सेस इंडिया की धरती पर नहीं है। अगर मैं बताऊं आपको, अगर शायद 1950s में, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, अगर शायद 1950s में अगर हम यूएस के साथ अपने रिलेशंस एक लिमिट से ज़्यादा अच्छे कर लेते, अगर हम यूएस के ग्रुप में अलाइन हो जाते, तो 1962 के वॉर में कभी भी चाइना हमसे अक्साई चीन नहीं छीन पाता। एंड दिस इज अ रियलिटी। क्योंकि मैं आपको बता दूं 1962 की जंग के समय पे यूएस चाइना के रिश्ते कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। आप कह सकते हो 1970s तक आते आते यूएस चाइना के रिश्ते अच्छे हो गए थे। तो 1962 की जंग पे ये जो हम लोग न्यूट्रल आप कह सकते हैं उसमें रहे थे ना, कि ना कैपिटलिस्ट ब्लॉक में रहेंगे ना ही हम सोशलिस्टिक ब्लॉक में रहेंगे, हम तो न्यूट्रल रहेंगे, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री।
और सोवियत यूनियन के साथ हमने अपने अच्छे रिश्ते कर लिए थे। तब चाइना ने हम पे अटैक किया था ना 1962 में, सोवियत यूनियन ने हमारी मदद करने से मना कर दिया था। डेफिनेटली अगर उस समय पे हमारे यूएसए के साथ प्रोएक्टिव रिलेशंस होते तो अक्सई चीन कभी भी हड़पने नहीं देता यूएसए। तो ये एक पॉलिटिकल ब्लंडर है। हालांकि इसको आप पॉलिटिकल ब्लंडर नहीं बोल सकते, उसका रीजन ये है कि इतनी बड़ी बातें कोई भी लीडर प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। अब नेहरू जी के लिए भी ये इम्पॉसिबल था इस बात को प्रेडिक्ट करना कि चाइना इतने मेजर स्केल पे ऑफेंसिव लॉन्च कर देगा, इतने मेजर स्केल पे इंडिया के ऊपर अटैक कर देगा और इतना बड़ा इलाका हमारा अक्सई चीन का कब्जा लेगा। तो गलतियां जब होनी होती हैं तो वो हो ही जाती हैं, आगे नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ट्रांजिएंट ईजिंग। कटिंग फूल टू एक्सेस इज अ श्योर शॉर्ट वे टू एड्रेस अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइस प्रेशर्स। यहाँ पे भाई क्या बताया जा रहा है, ये एक्चुअली में रिटेल इन्फ्लेशन के फिगर्स आ रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन का डाटा आ गया अगस्त का, और ये जो अगस्त का सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा है ये बताता है कि इन्फ्लेशन इज एट 5.3%। और वैसा देखा जाए तो जुलाई में इन्फ्लेशन था 5.59%। तो 5.59% के रिस्पेक्ट में तो 5.3% थोड़ा कम ही लग रहा है, तो मतलब इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन दोनों को मिला के देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो गेन जितना दिख रहा है उतना गेन एक्चुअली में है नहीं। क्योंकि आप समझिए, ये जो जुलाई का 5.59% था ना, जुलाई 2021 का, ये 5.59% को कैलकुलेट करने के लिए बेस लिया गया था जुलाई 2020। और ये जो 5.3% है ना अगस्त 2021 का, इसको कैलकुलेट करने के लिए बेस लिया गया अगस्त 2020। तो अगस्त 2020 के रिस्पेक्ट में अगस्त 2021 में जो इन्फ्लेशन है वो 5.3% है। अगर आप सिर्फ जुलाई 2021 और अगस्त 2021 को कंपेयर करो तो अगस्त 2021 में इन्फ्लेशन 0.25% बढ़ा है मंथ ऑन मंथ। और पिछले साल के रिस्पेक्ट में इन्फ्लेशन कम इसलिए लग रहा है 6%, वैसे तो कम नहीं है, 5.3% इन्फ्लेशन कम नहीं है, होना चाहिए आइडली 4%, लेकिन ब्रैकेट में आता है 2 से 6% के। बात यह है कि आपको पता है कि पिछले साल जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था, इकोनॉमी ठप पड़ गई थी, उस समय पे सप्लाई लाइंस टूट गई थी और उस सप्लाई लाइंस के टूटने के चलते इन्फ्लेशन ज्यादा था। तो अगस्त 2020 और जुलाई 2020 में इन्फ्लेशन ज्यादा था, और उस ज्यादा इन्फ्लेशन के बेस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन 5.3 और 5.59% नजर आ रहा है। क्योंकि अगर जुलाई 2020 और अगस्त 2020 में इन्फ्लेशन मॉडरेट रहा होता या कम रहा होता तो उसके रिस्पेक्ट में आपको जुलाई 2021 और अगस्त 2021 का इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मिलता। लेकिन पिछले साल भी कोरोना के चलते जुलाई 2020 और अगस्त 2020 में अच्छा खासा इन्फ्लेशन था। तो एक हायर बेस इफेक्ट होने की वजह से इस साल के जुलाई 2021 और अगस्त 2021 में इन्फ्लेशन हमको 6% से कम दिख रहा है, नहीं तो 6% से ज्यादा ही होता। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। प्लस अब यहाँ पे प्राइस गेन्स की वजह क्या है, तो 3 एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स में प्राइस गेन्स हुए हैं। मीट और फिश के दाम बढ़े हैं, डेयरी के दाम बढ़े हैं, ऑयल और फैट्स के दाम बढ़े हैं और अच्छे खासे क्वांटिटी से बढ़े हैं। और एडिबल ऑयल तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अगस्त 2021 में एडिबल ऑयल्स में इन्फ्लेशन था 33%, जुलाई 2021 में इन्फ्लेशन था 32.5%। अभी भारत सरकार ने रिसेंटली इंपोर्ट ड्यूटीज काटी थी, किसके लिए, एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, तो उससे कुछ हुआ नहीं। तो अभी बात हो रहा है कि शायद कुछ और ड्यूटीज रिड्यूस की जाएंगी। फिर साथ साथ एग्स और पल्सेस की बात की जाए तो एग्स और पल्सेस में भी आप कह सकते हो कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, While inflation in eggs remained in the high teens at 16.3%। आप बोलोगे ये हाई टीन क्या है, तो होता है ना 16, 15, 17, 18, 19, तो इनको टीन कहा जाता है। ओके, 11, 12, 13, 14 हो गया, 15 से लेके 19 तक ये क्या है, टीन हो रहे हैं। तो हाई टीन्स मतलब 16, 17, 18, 19 ये सब हाई टीन्स आ गया। तो एग का इन्फ्लेशन है आपका रिटेल में 16.3%, पल्सेस का इन्फ्लेशन है 8.81%। अगर आप देखो तो जुलाई में पल्सेस का इन्फ्लेशन था 9.04%, इससे 23 बेसिस पॉइंट कम होकर 8.81% पे पहुंचा है। लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा कम नहीं है, ये अभी भी ज्यादा ही बोला जाएगा। वेजिटेबल प्राइसेस में थोड़ा डिफ्लेशन देखने को मिला है। अगर आप देखो तो फूड और बेवरेजेस सेक्टर में थोड़ा डिफ्लेशन देखने को मिला है, वेजिटेबल प्राइसेस में थोड़ा डिफ्लेशन देखने को मिला है। इसलिए ओवरऑल ये जो आपको फिगर है वो 5.3 के आसपास नजर आ रहा है। लेकिन बहुत से एसेंशियल प्रोडक्ट्स के यहाँ पे दाम बढ़े हैं। फिर अगर आप देखो तो फ्यूल और लाइट में इन्फ्लेशन, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर में इन्फ्लेशन, हेल्थ में, हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज में, सब में इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ा है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जिसमें पंप प्राइसेस आती हैं, आपके पेट्रोल डीजल के दाम आते हैं, ये भी अच्छा खासा है, 10.2% पे चल रहा है पेट्रोल डीजल में इन्फ्लेशन। ठीक है भाई, आप कह सकते हो कि
जुलाई 2021 में पेट्रोल डीजल में जो इन्फ्लेशन था वो 10.5% था, अगस्त 2021 में 10.2% आ गया, तो 30 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा है। और WPI के डाटा ने तो साफ साफ दिखाया है कि हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के चलते जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है ना, उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में WTI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन 11.4% था। लगातार 4 महीने हो चुके हैं ऐसे जहां पे डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चालू है WPI में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में। किसकी वजह से? तो हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से, जो कि हाई डीजल और हाई पेट्रोल कॉस्ट की वजह से हो रहा है। फिर यहाँ पे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज में एक पोल कराया गया और वहां पे ज्यादातर जो सीईओज है उनका ये बोलना है कि जो एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन है वो जो आरबीआई की अपर लिमिट है ना 6%, उसके पास ही रहने वाला है या उसको भी ओवरऑल ओवरशूट कर जाएगा। अब सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन सिर्फ एक नंबर नहीं है। ऑथर ये बोल रहा है कि सरकार को समझना पड़ेगा कि इसी इन्फ्लेशन के बेसिस पे कंज्यूमर्स और बिजनेसेस अपने डिसीजंस लेते हैं। तो अगर इस इन्फ्लेशन को नियर टर्म में कंट्रोल नहीं किया गया तो लॉन्ग टर्म में ये सेंटीमेंट को नीचे लेके जाएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिटार्ड करेगा। ओके, इसीलिए अगर आपको प्राइस प्रेशर्स को हैंडल करना है तो फ्यूल टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, और फ्यूल टैक्सेस को अर्जेंट बेसिस पे कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि सरकार फ्यूल टैक्सेस कम नहीं कर रही, सरकार फ्यूल टैक्सेस कम नहीं कर रही है। वो तो अब अलग बात है कि सरकार फ्यूल टैक्सेस कम करेगी, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इट्स हाई टाइम दैट गवर्नमेंट शुड रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और वो तभी हो सकता है जब पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, और वो तभी हो सकता है जब सरकार ये फ्यूल टैक्सेस को कम करे। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु's unelding dilemma with NEET. The courts will have to come up with a solution to the question of medical education by medical admissions by next year. देखिए, तमिलनाडु और नीट की जो जंग है ना वो जारी है, और किसी भी हाल में ये जंग भाई देखिए खत्म नहीं हो रही। रिसेंटली मैंने आपको जो वीडियो का रेफरेंस दिया था शुरुआत में, इसमें बताया था कि एंटी नीट बिल यहाँ पे ले आया गया है, किसमें? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु इस एंटी नीट बिल को एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू लेके आई। प्रोसीजर मतलब उसके पहले जो थॉट प्रोसेस है कि भाई जस्टिस AK राजन कमेटी बनाई, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स। इस जस्टिस AK राजन रिटायर्ड जज थे मद्रास हाई कोर्ट के। उनसे बोला कि भाई MBBS में जो नीट एग्जाम है इसका क्या इंपैक्ट आया। तो कमेटी ने बोला कि भाई देखिए, ये जो नीट के एग्जाम से आगे आने वाले समय में इनइक्वालिटी बढ़ेगी सोसाइटी में। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे हैं वो कॉलेजेस में मेडिकल एजुकेशन के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। अंडर प्रिविलेज्ड गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को काफी नुकसान होगा। जो कोचिंग सेंटर्स हैं और एफ्लुएंट स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा सेलेक्ट होंगे। ये यहाँ पे AK राजन कमेटी ने बोला। हालांकि जब AK राजन कमेटी तमिलनाडु के द्वारा बनाई गई थी ना, तब मद्रास हाई कोर्ट में एक PIL भी पहुंच गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी, कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी नीट को अपहेल्ड कर चुका है। जी हाँ, नीट जब लाई थी ना केंद्र की सरकार, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट को अप्रूवल दिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट नीट को अप्रूवल दे चुका है, तब तमिलनाडु की सरकार इस नीट के अगेंस्ट ये जस्टिस AK राजन कमेटी क्यों बना रही है, इसके लिए PIL फाइल हुई थी मद्रास हाई कोर्ट में। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए ये केवल नीट के इंपैक्ट्स को देखेंगे, मतलब कि ये जो आपकी AK राजन कमेटी है, दिस विल ओनली लुक इनटू द इंपैक्ट ऑफ नीट ऑन द स्टेट। और यही किया। जस्टिस AK राजन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आप एंटी नीट बिल लेके आइए। जस्टिस AK राजन ने अपनी रिपोर्ट में बस इतना बताया है कि नीट के इंपैक्ट क्या होंगे, और उन्होंने साफ साफ बता रखा है कि नीट के इंपैक्ट बहुत निगेटिव आने वाले हैं। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे जाएं तो कौन से बेसिस पे यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार ने ये एंटी नेट बिल बनाया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो एंट्री 25 है, प्रोसीजर रिगार्डिंग एडमिशन इन मेडिकल स्कूल्स या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट 7 शेड्यूल एंट्री 25 के हिसाब से तमिलनाडु की सरकार ने ये नियम कानून अपने हाथ में ले लिया है। प्लस शायद यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पुश दे गया, किसको? तमिलनाडु की सरकार को। एक्चुअली में जब मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अगर आप बात करोगे, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पहले एक नियम कानून लेके आया। तो हुआ ये था कि मेडिसिन में जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं ना, उसके लिए एक समय पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ रेगुलेशंस प्रेस्क्राइब किए, और उस रेगुलेशन में इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन रखा गया। जो ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन यहाँ पे रख दिया गया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में। किसके द्वारा रखा गया? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इस पर्टिकुलर स्टेप को सुप्रीम कोर्ट ने स्टैक डाउन कर दिया। ठीक है, ये जो रेगुलेशन 9C था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसके थ्रू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ सीटें रिजर्व कर दी थी हायर PG कोर्सेज के लिए इन द मेडिकल प्रोफेशन, इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, इस पर्टिकुलर स्टेप को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो यहाँ पे
शायद तमिलनाडु की सरकार को लग रहा हो कि नीट को भी स्ट्रक डाउन कर दिया जाए। समझिए, नीट का स्टैट्यूटरी बैकिंग क्या है? सेक्शन 10D ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। ये जो सेक्शन 10D है आपका इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि देयर शैल बी कंडक्टेड अ यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल through such designated authority in Hindi, English and such other languages in such manner as may be prescribed, and designated authority shall ensure the conduct of uniform entrance examination in the aforesaid manner। मतलब ये है कि सेक्शन 10D ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट क्या बोलता है कि पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और वो एग्जाम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है नीट यूजी का एग्जाम। और यहां पे नीट यूजी के एग्जाम के अगेंस्ट एंटी नीट बिल लेके आ रहा है तमिलनाडु। तो शायद तमिलनाडु की सरकार को लग रहा हो कि जिस प्रकार से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए पीजी कोर्सेज में, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट यहां पे नीट को भी स्ट्रक डाउन कर देगा। लेकिन नीट को स्ट्रक डाउन नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, रीजन बीइंग कि नीट को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर चुका है, और ओवरऑल नीट के पास एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है। ये जो आपका रेगुलेशन 9C आया था, ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन था, यहां पे कोई एक्ट नहीं पास कराया गया था। और इंडियन मेडिकल काउंसिल का जो सेक्शन 10D है, ये प्रॉपर एक एक्ट है, ठीक है। और इस एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ लिखा हुआ है कि एग्जाम कंडक्ट होगा मेडिकल एग्जामिनेशन के, और वो एग्जाम यहाँ पे नीट यूजी है। तो एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन को स्ट्रक डाउन करना और एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन को स्ट्रक डाउन करना, ये दो अलग अलग चीजें होती है। तो नीट एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन के थ्रू आ रहा है अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, इसको स्ट्रक डाउन किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। अब ये अलग बात है कि 2016-17 से ही नीट होना था, लेकिन सरकार ने ऑर्डिनेंस के थ्रू इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि बहुत सारा अपोजिशन आ रहा था। तमिलनाडु तो शुरुआत से ही अपोज कर रहा है इस नीट के मूव को। प्लस एक और बात यहां पे बताई गई है, जो सेक्शन 10D है आपका इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट का, ठीक है, जो सेक्शन 10D जिसके अंदर ये नीट एग्जाम देने की बात की गई, ये जो सेक्शन 10D है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट का, ये 7th शेड्यूल की जो सेंट्रल लिस्ट है ना, उसके एंट्री 66 में आता है। मतलब ये पूरे के पूरे केंद्र के डोमेन में आता है। तो सेक्शन 10D ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, इट कम्स अंडर एंट्री नंबर 66 ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल, मतलब एंट्री नंबर 66 ऑफ द सेंट्रल लिस्ट इन 7th शेड्यूल। तो 7वां शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर 3 लिस्टें होती ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो केंद्र सरकार वाली लिस्ट है, जहां पर केवल केंद्र की सरकार नियम कानून बना सकती है, उसकी एंट्री 66 से वैलिडिटी मिलती है सेक्शन 10D ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट को। और आपको पता है कि सेंट्रल लिस्ट में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है यहाँ पे कौन? तमिलनाडु की सरकार। हालांकि इन्फ्लुएंस यहाँ पे जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, ओके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीगल पंडित्स भी हैं जो कि बोल रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा सेंट्रल लॉ जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, उसको अमेंड कर सकती है राज्य की सरकार, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट को किया गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को किया गया है। लेकिन एक व्यू पॉइंट यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि सेक्शन 10D ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, ये सेंट्रल लिस्ट में आता है अंडर 7th शेड्यूल एंट्री 66। तो इसको अमेंड नहीं कर सकती तमिलनाडु की सरकार। अब कर सकती है, नहीं कर सकती, ये कौन डिसाइड करेगा? या तो मद्रास हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, या हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंचना ही पहुंचना है। प्लस एक और बात यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई देखिए, ये जो 7.5% का रिजर्वेशन दिया है ना गवर्नमेंट कॉलेजेस को, कि यहाँ पे हम 12वीं के नंबर पे आपको मेडिकल कॉलेजेस में सीट दे देंगे, और यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट से पढ़े हुए, मतलब गवर्नमेंट स्कूलों से जो पढ़े हुए हैं तमिलनाडु में बच्चे, उनको 7.5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इस इंटरनल रिजर्वेशन के अगेंस्ट भी केस फाइल हो सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट में कि इंटरनल रिजर्वेशन गलत है। प्लस एक नेचुरल क्वेश्चन और उठता है कि मान लो यहाँ पे ये जो एंटी नीट बिल पास किया है तमिलनाडु ने, ये इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली से तो पास हो गया है, बट अप्रूवल के लिए गया है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है ना? जी हाँ, गवर्नर ने इसको प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया। अभी मान लो प्रेसिडेंट इसको अप्रूवल दे देता है, हालांकि मिलने वाला नहीं है इतनी आसानी से, तो क्या केवल एक स्टेट के लिए नीट का एक्सेप्शन दिया जाएगा? केवल तमिलनाडु के लिए नीट का एक्सेप्शन दिया जाएगा? वो भी सही नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु के लिए नीट का एक्सेप्शन दोगे तो बाकी स्टेट्स भी नीट का एक्सेप्शन मांगने लगेंगे। एक और मुद्दा यहाँ उठता है, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना तमिलनाडु के, वहां पे 85% सीट रिजर्व्ड है किसके लिए? ये 85% सीटें रिजर्व्ड है आपके तमिलनाडु के बच्चों के लिए, ओके। और 15% ऑल इंडिया कोटा है, इस 15% में बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं। उसी प्रकार से बाकी स्टेट्स के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहां पे भी 15% ऑल इंडिया कोटा है। तो बाकी स्टेट्स के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं,
ठीक है, वहां पे 15% जो ऑल इंडिया कोटा है, इस 15% ऑल इंडिया कोटा में तमिलनाडु के बच्चे भी तो आके पढ़ते हैं। तो वो तमिलनाडु के बच्चों के लिए क्या आप नीट नहीं कंडक्ट होने दोगे जो एंटी नीट बिल पास हो रहे हो? तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। तो इसमें तमिलनाडु की सरकार आसानी से बोल देगी कि भाई हम तो 85% जो हमारा कोटा है उसको भर देंगे 12वीं के नंबर पे, बाकी जो ऑल इंडिया कोटा दूसरे स्टेट वाली सीटें हैं वो भर लो नीट से, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार की बातें तमिलनाडु बोल सकता है। मतलब तमिलनाडु की पहली स्ट्रैटेजी तो है कि नीट को हटाओ, और मान लो अगर नीट नहीं हट पाता है तो कम से कम हमारा जो कोटा है, हमारे जो सरकारी कॉलेजेस हैं आपके मेडिकल वाले, उनमें हमको एडमिशन 12वीं कक्षा के नंबर के हिसाब से करने दो। ये तमिलनाडु की इस समय पे जो सरकार का है वो बोलना है। हालांकि इस प्रकार की चीज को इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो, ये सही नहीं है, क्योंकि क्या है ना कि बाकी स्टेट्स में जो ऑल इंडिया कोटा है वहां पे भी तमिलनाडु के बच्चे जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें जो 15% ऑल इंडिया कोटा है उसमें भी बच्चे जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए अब आप पूरे देश के बच्चे नीट दे रहे हैं एक जगह पे, और दूसरी जगह तमिलनाडु के अंदर जो बच्चे हैं वो सिर्फ 12वीं की कक्षा के नंबर पे जा रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी यहाँ पे। तो कुल मिला के चीजें यहाँ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई, और इसका डिसीजन केवल एक पार्टी दे सकती है और वो है जुडिशरी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को या मद्रास हाई कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए और इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली जो राज्य की सरकार है वो पुश बैक कर रही केंद्र की सरकार के इस नीट के इनिशिएटिव के अगेंस्ट। आज के अपने आखिरी टॉपिक चलते हैं, एनईपी स्कूल्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल्स द फ्यूचर। कोविड-19 ब्रॉट द ऑनलाइन मॉडल सूनर देन वी इमेजिन। देखिए, कोविड-19 को एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा डिसरप्टर माना जाता है। अगर कोविड-19 नहीं आता तो बहुत चीजें अलग होती, लेकिन चूंकि कोविड-19 आया है तो हमने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उतनी तेजी से डिजिटल टेक्नोलॉजीज को एजुकेशन में अडॉप्ट किया गया है। आज की डेट में डिजिटल फॉर्मेट्स में इनोवेटिव प्रकार से जो कंटेंट आया है वो भी कुछ हद तक कोविड-19 की वजह से आया है। कोविड-19 की वजह से जो पेरेंट्स और कम्युनिटीज हैं वो अपनी बच्चों की पढ़ाई में सीधे सीधे इंगेज हो रहे हैं। कोविड-19 की वजह से जो स्कूल्स और टीचर्स हैं वो बच्चों के मेंटल, फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अब थोड़ी यहाँ पॉजिटिव भाषा लिखी हुई है, उसका रीजन ये है कि भाई ये जो दोनों ने आर्टिकल लिखा है ये सीधे सीधे गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव लिखेंगे। प्लस इनका यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट को समझना है। व्यू पॉइंट ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आगे आने वाले समय में जो भी स्कूल्स आने वाले हैं उनकी अप्रोच क्या रहने वाली है और उनकी क्वालिटी क्या होने वाली है। सबसे खास बात तो यहाँ पे ये है कि जो स्कूल का फ्यूचर है, जो स्कूलिंग का फ्यूचर है, इस पे बहुत सी डिबेट हो सकती है। एनईपी को लेके कुछ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि होना चाहिए। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग्स क्या है? तो पहली ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से डिजिटल और वर्चुअल की तरफ जाओ। तो जरूरी नहीं है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे आप पढ़ाई डिसाइड करो, जरूरत पड़े तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एडिटेक जरूरत है, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, ये सब जरूरी है, लेकिन ट्रेडिशनल फेस टू फेस मोड ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तीसरा, 21st सेंचुरी में स्किल बिल्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको एकेडमिक कंटेंट प्रोवाइड करवा देना, आपके परसेंटेज आगे एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका स्किल बिल्डिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और चौथा, accelerated and even differentiated infrastructure intervention will be required to overcome and reverse the impact of the pandemic। तो इन इंस्ट्रक्शनल इंटरवेंशंस मतलब कि पढ़ाई का तरीका, चीजों को सिखाने का तरीका, इसको एक तो तेज करना है, ऊपर से इनोवेटिव तरीके से सामने लेके आना है। और ओवरऑल ये भी कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम को अपने आप को एक्सपेंड करना पड़े, क्योंकि पढ़ने वाले लोग ज्यादा होंगे और पढ़ाने वाले सिस्टम्स कम होंगे, तो गवर्नमेंटल स्कूल्स में सीटें हमें ज्यादा खोलनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि जो स्कूल्स आएंगे, दीज स्कूल्स विल बी स्ट्रॉन्ग, इंक्लूसिव और प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम होगी इसमें। तो कैसे होंगे ये स्कूल? पहली बात तो ये स्कूल इनकरेज करेंगे एक्सटेंडेड नेटवर्क्स को। क्लोज्ड क्लासरूम कम्युनिटीज के फॉर्म में नहीं रहेंगे ये स्कूल्स। दीज स्कूल्स विल इनकरेज एक्सटेंडेड नेटवर्क्स, पहली बात तो ये बोला जा रहा है। Over the last couple of centuries, our education system have shifted towards methods that may help individuals acquire knowledge, but may not equip them with life skills। मतलब अब तक जो भी हमारे यहाँ पे स्कूल्स रहे हैं, डेफिनेटली उन स्कूल्स ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, लेकिन उन बच्चों को जीने का तरीका नहीं समझाया है। नॉलेज दी है, ज्ञान दिया है, बट एक्चुअली में वो कैसे जिए, एक्चुअली में वो जॉब क्रिएटर कैसे बने, एंटरप्रेन्योर कैसे बने, ये नहीं सिखाया है। एम्प्लॉय बनना सिखाया, एंटरप्रेन्योर बनना नहीं सिखाया, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को डेली के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं, ओवरऑल सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। एम्प्लॉय तो फिर भी अपना काम करके निकल जाता है,
बट एंटरप्रेन्योर को डेली के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ता है। तो अपने स्कूल में इस प्रकार की स्किल सिखानी चाहिए कि डेली के बेसिस पे ये एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम सॉल्वर बने। ये सब बातें बताई जाएंगी। और इसके लिए क्या करना होगा स्कूलों में, तो स्कूलों में बहुत स्किलिंग लेसन्स को लेके आना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेबरहुड में विजिट करवाना, इकोलॉजिकल क्लब्स में विजिट करवाना, म्यूजियम्स में, साइंटिफिक लेबोरेटरीज में, बच्चों को और टेक सेवी बनाना, ठीक है ना, उनके करिकुलम को उनकी जिंदगी के साथ जोड़ना। तो भैया इंग्लिश लिटरेचर में आपको शेक्सपियर के बारे में पढ़ाए जा रहे हैं और ओवरऑल उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ना हो नीचे की लाइफ से, ये नहीं करना है। अगर किसी भी लिटरेचर के ऑथर के बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसको आपकी राइट से, मतलब लाइफ से रिलेट करना और व्यू पॉइंट देना, इस प्रकार की चीजें भी पढ़ाई जानी चाहिए। प्लस दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्कूल विल बी प्रोएक्टिव इनोवेटर्स। वो इनोवेटिव पेडागॉगीज को अडॉप्ट करेंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को अडॉप्ट करेंगे, लर्नर के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट को देख के उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसको नॉलेज क्रिएटर में बदलने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इवेंचुअली जॉब क्रिएटर बने। हर बच्चे का एक यूनिक पोटेंशियल होता है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू उस यूनिक पोटेंशियल को सामने लाना है, लर्निंग और एडमिनिस्ट्रेशन को इवॉल्व करना है, कल्चर ऑफ इनोवेशन को प्रमोट करना है। तीसरा, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स ऑल्सो हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। देखिए आगे आने वाले समय में जो रूटीन जॉब्स हैं वो कम हो जाएंगी, ओके। तो बच्चों के अंदर जो एडेड कैपेबिलिटी है वो होनी चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना, क्रॉस डिसिप्लिनरी स्किल्स में काम करना, सुपर स्पेशलिटी फील्ड में काम करना। क्योंकि देखिए जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे नौकरियां कम होंगी। अभी नौकरियां कम होंगी तो आपका स्किल सेट ही आपको मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए मदद करेगा। और लास्टली, ये जो स्कूल्स हैं दे विल फॉर्ज स्ट्रॉन्गर एंड मोर ट्रस्टिंग एंगेजमेंट विद फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। यही स्कूल फैमिलीज और कम्युनिटीज के बच्चों के साथ जोड़ेंगे। तो आगे आने वाले समय में जो पेरेंट टीचर मीटिंग होगी वो ई पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, ई गाइडेंस दिया जाएगा पेरेंट्स को कि ऐप के थ्रू टीचर सीधे सीधे पेरेंट्स से बात कर रहा है कि बच्चे के लिए ये करिए ये करिए। सोशल मीडिया बेस्ड एक्टिव कम्युनिकेशन होगा पेरेंट्स के साथ। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी भी खुलेगी। और आप देखोगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, हेल्थ वर्कर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब पूरी की पूरी कम्युनिटी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होगी उनको स्किल करने में, उनकी फ्यूचर जॉब्स को इनहेंस करने में, ताकि केवल स्कूल के अंदर ना सीखे बच्चा, स्कूल से बाहर भी निकले जब बच्चा तो अपने घर के माहौल में, अपनी सोसाइटी के माहौल में, अपनी सराउंडिंग्स के माहौल में भी वो सीखे। तो जरूरी ये है कि हम पहले जो हमने गलतियां की हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर के डिसीजंस को टेकअप करें और अपने बच्चों के कैरेक्टर और कैपेबिलिटी को डेवलप करें। दिस शुड बी अवर अप्रोच। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला हो। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। आपके ज्वाइन बटन दबाने से बहुत मदद मिलती है। सो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय।